औद्योगिक क्रांति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और अब हम उसके आगे की चर्चा करेंगे। इसमें आज हम कहेंगे कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ क्यों हुआ। फिर इंग्लैंड में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी कि जिससे ये संभव हो पाया कि औद्योगिक क्रांति जो थी वह वहाँ से प्रारंभ मानी जाती है। तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड की कुछ ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ थी जिससे कि औद्योगिक क्रांति को बल मिला और वो वहीं पर पनपी। समुद्र के पार व्यापार के जरिए, जिसमें दासों का व्यापार भी शामिल था, इंग्लैंड ने पर्याप्त लाभ कमाया था। इस लाभ में उसको आवश्यक पूंजी उपलब्ध हुई। यूरोपीय देशों के व्यापार की प्रतिद्वंद्विता में इंग्लैंड ऐसी शक्ति के रूप में उभरा जिसका कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं था। 18वीं शताब्दी में बाड़ा आंदोलन आरंभ हो गया था। बड़े बड़े जमींदारों ने गांव के अंदर फैली हुई अलग अलग जमीनों को एकत्रित किया, कुछ भूमि को एकत्रित किया और एक भूमि की पट्टियों को चाकबंद कर दिया। तो इसे कहते हैं चाकबंदी करना। उनकी सभी भूमि एक साथ एकत्रित हो जाए, ऐसा उन्होंने कार्य किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने छोटे किसानों की भूमि की टुकड़ियां अपनी भूमि में मिला दी और छोटे किसानों को भूमिहीन कर दिया था। इस प्रकार भूमिहीन जो किसान थे वे बेरोजगार हो गए और इस तरह बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी या यूँ कहें बहुत विशाल जनसंख्या जो थी वह तैयार हो गई थी। इस कारण जब कारखाने बने तो कारखाने में काम करने के लिए मजदूरों की कोई कमी नहीं रही थी। वे सारे जो बेरोजगार किसान थे वे सभी के सभी कारखानों में काम करने के लिए चले गए थे। 17वीं शताब्दी की क्रांति के फलस्वरूप एक स्थायी सरकार की भी स्थापना हो चुकी थी। इंग्लैंड के पास लोहा और कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधन काफी मात्रा में विद्यमान थे, जो उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक थे। अब वहाँ का जो व्यापार और उद्योग था वह भी इससे पनपा और फैला और फूला। तो लोहा और कोयला ये दोनों ही कारखानों के लिए बहुत उपयोगी चीज होती है। तो दोनों ही समीप स्थान पर, यानी कि एक साथ पास में जो स्थान है वहाँ पर उपलब्ध हो गए थे। तो इसलिए इंग्लैंड की बहुत सी कठिनाइयों से वह दूर रहा और व्यापार की जो बहुत सी कठिनाइयाँ होती है कि जैसे लोहा को एक स्थान से लाना, कोयला को दूसरे स्थान से लाना, लेकिन इंग्लैंड की जो परिस्थितियाँ थी वह इस प्रकार की परिस्थितियाँ हो गई थी कि उसे किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा कि कोयला कहाँ से लाए और लोहा कहाँ से लाए, दोनों ही समीप स्थान पर उपलब्ध हो गए थे, जिनका सामना अन्य देशों को करना पड़ रहा था। अन्य देशों की सरकारों को इस बात का सामना करना पड़ रहा था कि ये दोनों चीज़ें बहुत दूर दूर से आती थी, लेकिन इंग्लैंड की ऐसी परिस्थितियाँ थी कि वो एक ही स्थान पर दोनों मिल गई थी। इंग्लैंड में जहाज उद्योग का भी बहुत विकास हो चुका था, इसलिए उसे वस्तुओं के लाने व ले जाने में भी कोई कठिनाई नहीं हुई थी। अब इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग में भी क्रांति आई थी, यानी कि कपड़ा उद्योग में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो गया था। कुछ नए आविष्कार हुए, कुछ नई मशीनें बन गई, जिससे भी वो जो उद्योग था वह फला फूला और जल्दी से जल्दी नए तरीके से कपड़े बनने लगे थे। तो 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सूती वस्त्र भारत से इंग्लैंड प्रेषित करती थी, या हम यूँ कहें कि भेजती थी। शीघ्र ही इसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड में कालीकट के केली का कपड़े, ढाका की मलमल और कश्मीर के शालों की मांग बहुत बढ़ गई। हार्ग्रीव्स ने एक मशीन का आविष्कार किया जिससे तेजी से सूती वस्त्र बनाने के लिए सूत काटना संभव हो गया। जैसे इस मशीन के बारे में मैं थोड़ा सा उल्लेख करूंगी कि
जो पहले हाथ से फ्रूट काटा जाता था, एक कतली से एक व्यक्ति फ्रूट काटता था, तो इस मशीन के द्वारा एक साथ 7 जो कतलियाँ थी वह फ्रूट बनाने का काम करती थी। एक साथ 7 धागे जो थे वह तैयार हो जाते थे। इसलिए भी यह संभव हुआ कि जल्दी से जल्दी धागा मिल जाने से सूती वस्त्र बनने में सुविधा हो गई थी। आर्थराइट ने इस मशीन में कुछ ऐसे परिवर्तन किए जिससे इसे पानी की शक्ति से चलाना भी संभव हो गया। कुछ समय पश्चात क्रॉम्पटन ने ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिससे हार्ग्रीव्स और आर्थराइट दोनों मशीनों से लाभ मिलने लगा। 1785 ईस्वी में आर्थराइट ने शक्ति से चलने वाले करघे का आविष्कार किया। इस मशीन के लिए घोड़े और बैल का प्रयोग किया जा सकता था। 1787 ईस्वी में एली व्हिटनी ने कपास ओटने की मशीन का आविष्कार किया, जो कि हाथ की तुलना में उतने ही समय में 300 गुना ज़्यादा कपास ओटकर रुई तैयार करती थी। तो इन सब सम्मिलित कारणों से संभव हो पाया कि औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ था वह इंग्लैंड से ही हुआ, ऐसा माना जा सकता है।